जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है और इस इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हम लोगों ने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिया है, ट्रांसलेशन कवर कर लिया है और ट्रांसलेशन के साथ साथ हम लोगों ने अब तक वॉइस भी कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने इन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कुछ आप सीधे जाकर के प्लेलिस्ट से चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अब हम लोग आज से ग्रामर में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नरेशन। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है और इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ऐसा सीरीज रहेगा कि एग्ज़ाम में आप धूम मचा दोगे। छोटी से छोटी चीज़ें भी इसमें बताई जाएंगी, बेसिक टू स्टैंडर्ड, एकदम से अपर लेवल तक का लेकर के चलेंगे। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है। तो एक बार आप लोग अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समस्त इंपॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, स्पीच है क्या? स्पीच या नरेशन, इसे दोनों कहा जाता है। तो इस आप लोग पढ़े होंगे नरेटर, जैसे स्पीच का मतलब तो कथन हो गया। आप लोग पढ़े होंगे भाषण भी होता है स्पीच का मतलब। और नरेटर, नरेटर आप लोगों ने, नरेटर मतलब लेखक। तो नरेट मतलब होता है रचा गया, लिखा गया या फिर कहा गया। इसका मतलब होता है कथन। अब कथन किसे कहते हैं? स्पीच या नरेशन का मतलब होता है कथन। तो कथन किसे कहा जाता है? कथन अर्थात कही गई बात होती है। मतलब जैसे कोई भी बात जो कही जा चुकी है पहले और बाद में उसको कहा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कथन कहते हैं। जैसे किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य को कथन कहते हैं। कथन अगर और कोई पूछे कि क्या है, तो जो किसी ने कोई बात कही है, कोई कहा गया वक्तव्य है, वही क्या है बेटा? कथन है। जैसे देखिए, हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जो पढ़ेंगे, किसी के द्वारा कही गई बातों को ही तो कहेंगे। तो जो कोई भी कह रहा है, जैसे हम लोग किसी की परिभाषा लिखते हैं तो उनके अनुसार, मान लीजिए हम लोग जैसे न्यूटन के अनुसार लिखते हैं या गैलीलियो के अनुसार लिखते हैं या फिर हम लोग डाल्टन के अनुसार, मतलब जो भी हम लोग जिस भी टॉपिक में होते हैं उसके अनुसार हम लोग उस हिसाब से लेते हैं और उस विषय में जो किसी ने कुछ कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो ये हम लोगों का बेटा आज का रहा, मतलब इसमें कि कथन है क्या। कथन आशा है आप लोग समझ गए होंगे। जो किसी ने पहले ही कह दिया हो उसे कथन कहते हैं। अब किसी के द्वारा जो कही गई बात है अर्थात कथन है, हम लोग दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं या दो प्रकार से उसे प्रकट किया जाता है। दो प्रकार कौन कौन? जैसे एक तो किसी ने जो कहा है उसको जैसा उसने कहा है ठीक वैसा ही कह दो, और दूसरा उसे अपने शब्दों में कह दो। मान लीजिए कि आपसे किसी ने कोई संदेशा कहा है और आपको वो संदेशा प्रकट करना है, तो कैसे कैसे होता है इसमें? तो इसमें दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष कथन और दूसरा क्या होता है बेटा? तो दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? दो प्रकार से किसी के द्वारा कही गई बातों को प्रकट कर सकते हैं। कौन से? एक तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन में, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन में। अगर इसे आपको समझ में आ गया हो तो एक बार कंफर्म करें कमेंट सेक्शन में कि जी हाँ सर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे वाले में देख लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। जैसे भाई हमने दो तरीका बताया कि कथन को कह सकते हैं, तो दोनों में है क्या? वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है या जिसने उस कथन को कहा है उसकी बात हो रही है। तो इसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के भीतर लिख देते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कामा में रख देते हैं। जब लिखा जाता है, कहा जाएगा तो जो भी, जब बोला जाएगा तो जो भी वक्ता ने कहा है उसको बिना किसी परिवर्तन के सेम उसी रूप में कह दिया जाएगा जैसा पहले कहा गया था, ठीक उसी प्रकार से कह दिया जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग बेटा समझ गए होंगे, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है प्रत्यक्ष कथन। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में कहा गया ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? अब देखिए, राहुल इज ए स्टूडेंट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वह मुझसे कहता है। तो मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूँ, जो उसने मुझसे कहा है मैं उसी बात को प्रकट कर रहा हूँ।
तो उसने मुझसे कहा क्या, उसने कहा राहुल इज़ ए स्टूडेंट, मतलब राहुल एक छात्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यही आपका क्या है, यही आपका कथन है। लेकिन इस प्रारूप में जब लिखेंगे, इस फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब सीधे सीधे बात को कह देना होता है। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे गांव में या आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग तो जैसे कोई संदेशा भेजो तो सेम वैसा कह देते हैं, यानी मैसेंजर जो होता है, संदेशवाहक होता है। और एक होते हैं चुगलखोर। तो चुगलखोर क्या कहते हैं, वो उस बात में कुछ अपनी बातों को भी मिला करके कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग और कुछ चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। जैसे जो अभी हमने ऊपर वाले वाक्य में एग्जाम्पल लिया है, ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ही सेज टू मी राहुल इज़ ए स्टूडेंट, वह मुझसे कहता है राहुल एक छात्र है। अब इस वाक्य के आधार पर देखिए, इस वाक्य में क्या है, ही जो है, ही क्या है बेटा, तो ही सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट भी कहेंगे, इसे रिपोर्टर भी कहेंगे और इसे नरेटर भी कहेंगे। तो ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, रिपोर्टर है या फिर नरेटर है। लेकिन बात करें सेज टू जैसे जो इसके बाद में है, तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है या फिर नरेटिंग वर्ब है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब या नरेटिंग वर्ब कह सकते हैं। नामकरण जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब अभी हम लोग चेंजिंग के नियम को पढ़ेंगे ना, परिवर्तन के नियम को पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि किसको कैसे है, या कोई भी नहीं बताएगा। उसमें सीधे कहा जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इस रूप में बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच इस रूप में बदलेगा। तो वो आपको ध्यान रखना। मी क्या है, मी जो है, मी आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है या फिर इसे नरेटिंग ऑब्जेक्ट है। इसे हम लोग नरेटिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या सीधे केवल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अगर केवल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तब भी समझ लेना कि ये किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है रिपोर्टर की। रिपोर्टर के बाद की जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है उसका है। तथा जो इसमें इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ राहुल इज़ ए स्टूडेंट, राहुल इज़ ए स्टूडेंट क्या है, तो यही आपका रिपोर्टेड स्पीच है या फिर नरेटेड स्पीच है। अर्थात एक बार समझ लीजिए कि उद्धरण चिन्ह के भीतर रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब कहेंगे सर जी उद्धरण चिन्ह क्या है, तो भैया उद्धरण चिन्ह ही तो इन्वर्टेड कामा है। इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में कहा जाता है और उसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में उसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग नाम जो दिया गया है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है या रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टर ऑब्जेक्ट होता है या फिर आप लोगों का कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर ऐसे मौखिक में बता देते हैं, वहाँ पर तो मैंने लिखा है, अब यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए ये ही जो आपका है ये क्या है बेटा, तो ये आपका है सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है। सेज टू क्या है, सब्जेक्ट है या नरेटर है, मतलब ही क्या है, तो सब्जेक्ट है, नरेटर है और रिपोर्टर है। सेज टू क्या है, तो ये आपका बेटा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है या इसे नरेटिंग वर्ब भी कहा जाता है। और ये मी क्या है, तो मी आपका क्या है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नरेटर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नरेटिंग वर्ब ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या केवल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब ये जो आपका इन्वर्टेड कामा के भीतर है यानी उद्धरण चिन्ह के भीतर है, ये क्या है, तो ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच है। आशा है आप लोग इस तथ्य को समझ गए होंगे, वो चीज़ मैंने यहाँ पर पहले बता दिया था। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को भी समझ लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है। अब कहेंगे अप्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष मतलब जो पीछे हो, परोक्ष हो, जो आपके सामने ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो जैसे क्या है, इसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है। वक्ता ने जो कुछ भी कहा था उसे आप अपने शब्द में कहेंगे, सेम उसी के शब्द में नहीं कहेंगे। जबकि डायरेक्ट में क्या है, जो उसने कहा था उसमें बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही कह देंगे। अर्थात अगर उसने सही कहा है तो सही कह देंगे, गलत कहा है तो गलत कह देंगे। यानी संदेशवाहक का जैसे चिट्ठी में लिखा जाता है तो जो डाकिया होता है क्या करता है, क्या वो उसे अपने रूप में बदल करके बताता, नहीं, डाकिया सेम वैसे ही लेकर के आता है। लेकिन वही चीज़ जब अगर कोई बात किसी चुगलखोर के पास पहुंच जाती है तो वो क्या करते हैं, वो उस बात में अपनी बातों को मिला करके, या मान लीजिए आप ही से किसी ने संदेश ले जाने के लिए कहा है तो आप क्या करेंगे, आप गए और वहाँ पर सेम नहीं, आप कहते हैं कि आपके पिताजी ने कहा है कि ये चीज़ लेते जाना।
आप तो आपने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। आपने ऐसा नहीं कहा कि ये चीज़ लेते जाना, सीधे आपने वो नहीं कहा, आपने उसको बताया कि आपके पिताजी ने कहा है कि, तो वहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में हो गया। अब देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे उसी वाक्य का मैंने लिया है जो डायरेक्ट स्पीच में लिया था। तो यहाँ क्या हो गया, ही टेल्स मी दैट राहुल इज ए स्टूडेंट, वह मुझे बताता है कि राहुल एक छात्र है। तो ये आपका क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आशा है आप लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। एक बार कंफर्म कर दें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ शेयर कर दें। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ और तथ्यों को। एक बार आप लोग इसे शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर जरूर कर दिया करें बेटा। आप लोग जानते हैं कि बहुत ही परिश्रम लगता है क्लास को बनाने में, तो इस परिश्रम को जाया मत जाने दीजिए। और एक बात बता देना, जिस दिन आप लोग परीक्षा में बेहतर करके आएंगे और बेहतर करने के बाद आप लोग जिस दिन मुझे सूचना देंगे कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कि मेरा इतना अच्छा अंक गया है, इतना अच्छा पेपर गया है, उस दिन समझ लीजिए कि आप लोगों ने मुझे अपनी गुरुदक्षिणा दे दिया है। बस केवल फीस के रूप में, गुरुदक्षिणा के रूप में थोड़ा सा आप लोग इसे अभी लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैला दीजिए। और देखते हैं अब हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नियम सेंटेंस के अनुसार परिवर्तित होता है। ये तथ्य ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में क्या हम लोगों ने देखा था कि टेंस के अनुसार उसमें सहायक क्रिया टेंस के अनुसार बदल रही थी, हालांकि वर्ब का फॉर्म तो एक ही था। लेकिन वह और आप लोग इससे पहले, उससे भी पहले ट्रांसलेशन पढ़े थे। ट्रांसलेशन में भी आप लोगों ने देखा कि टेंस के अनुसार ही ज़्यादातर चल रहा था। लेकिन आपका जो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है बेटा, तो ये आप लोगों का सेंटेंस के अनुसार चलता है। टेंस के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो भी नियम होगा वो सेंटेंस के अनुसार चलेगा। जैसे क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस का अलग नियम होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग नियम होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का अलग नियम होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अलग नियम होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए अलग नियम होगा। अब आप लोग देखिए, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सब के लिए अलग अलग नियम होंगे। लेकिन सिंपल जो है, सिंपल में ये पांचों काउंट कर लिए जाते हैं। जो पांच मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये पांच के पांचों सिंपल में काउंट कर लिए जाते हैं। क्योंकि सिंपल की परिभाषा ही ऐसी होती है कि एक सब्जेक्ट हो, एक ही प्रेडिकेट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है बेटा, उसमें ये पांचों, इन पांचों सेंटेंस में सिंपल वाले गुण मिलते हैं। इसलिए ये रचना के आधार पर अगर देखेंगे तो ये पांच के पांचों सिंपल के पार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये भाव के आधार पर हैं, इसलिए ये पांच होते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग नियम होगा। अब हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। अब आप कहेंगे सर जी विधि सूचक वाक्य है, आपने तो वहाँ पर अफर्मेटिव या नेगेटिव नहीं लिखा। तो बेटा जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है वो असर्टिव का ही पार्ट होता है। और असर्टिव सेंटेंस के लिए जो रूल है वही आपका मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव पर भी चलेगा। अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का नियम अलग अलग नहीं होगा, एक ही नियम होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं और हम लोग भी समझते हुए चलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्न नियमों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन से नियम हैं उनको देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि सर जी ये चीज़ समझ में नहीं आया है, और प्रयास किया जाएगा कि उसको दूर किया जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि पहला नियम क्या है। असर्टिव सेंटेंस के नियमों को पहले पढ़ रहे हैं। अगर और असर्टिव सेंटेंस होगा कहाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है कि रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच, अब यहाँ पर देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, इन्वर्टेड कामा के भीतर जो सेंटेंस है वो अगर असर्टिव सेंटेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है उसे निम्नलिखित प्रकार से बदलेंगे। जैसे क्या करेंगे, जो से है इसको से ही रहने देंगे। देखिए कहता है, कहा है, कह रहा है,
कहा, इस तरीके से मतलब आपको मिलेगा, या कहता था, कह रहा था, कहा था। ठीक है, तो यानी कि हिंदी में भाई कोई मुझसे कहेगा या बताया भी हो सकता है तो टेल या सेड ही होगा। तो से या मतलब जैसे जो आपका से है, से को से में रखेंगे, से टू को किस में कर देंगे, टेल में कर देंगे। अब अगर टेल मिल रहा है तो उसको से टू में नहीं करेंगे, टेल को टेल ही रहने देंगे। लेकिन यानी इधर वाले जो हैं, इधर वाले इनको इनमें परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन इधर वाले जो हैं इसमें परिवर्तन होना है। तो से को से में रखेंगे, से टू को टेल में रखेंगे, सेज को किस में करेंगे कन्वर्ट, तो सेज को सेज में ही रहने देंगे। लेकिन अगर सेज टू है तो उसे टेल्स में कर देंगे। अब देखिए से आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो से आपको मिल सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, से आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में, से आपको मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल के साथ में। ऐसे हम लोग बात करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पूरी तरीके से मिल सकता है। अगर हम बात करें से टू तो ये भी वही मिलेगा। अब सेज जो है, सेज या सेज टू, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन सिंगुलर रिपोर्टर के साथ में बेटा मिलेंगे। जब रिपोर्टर यानी सब्जेक्ट आपका जब एक वचन का होगा तो उसके साथ में ये अफर्मेटिव में मिलेंगे, और नेगेटिव में नेवर के साथ मिलेंगे, इंट्रोगेटिव में हु के साथ में मिलेंगे। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है तो उधर ये सभी नहीं आएंगे। आप ये मत सोचना कि वहाँ पर हु आएगा, तो वहाँ पर हु आने के चांसेस बहुत कम हैं। अब देखेंगे अगर सेड है तो सेड को सेड में ही रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। सेड या सेड टू कहाँ मिलेगा, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में मिल सकता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी सेड होता है और सेकंड फॉर्म भी सेड होता है। पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा, पास्ट परफेक्ट में मिल सकता है, यानी हैड के साथ सेड मिल सकता है, हैव के साथ या हैज के साथ सेड मिल सकता है, विल हैव के साथ या शैल हैव के साथ सेड मिल सकता है। तो सेड को सेड रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे। सेइंग को क्या करेंगे, तो सेइंग को सेइंग ही रहने देंगे, लेकिन सेइंग टू को टेलिंग कर देंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करें। और मैं चल रहा हूं अब अगले पेज पर आपको लेकर के अगले रूल की ओर। अगला नियम क्या कह रहा है बेटा, जो आपका कामा होगा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा करके वाक्य संयोजक, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में लिखे हुए हैं। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, एक ये हो गया, और राहुल इज ए स्टूडेंट, ये अलग हो गया। तो बेटा दोनों का सेंस अलग अलग हो रहा है, तो इनको हटा करके क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, दैट। दैट कब लगाएंगे, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में होगा। बार बार असर्टिव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप ये जाने कि हाँ मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। असर्टिव खत्म होने के बाद ही फिर दूसरा सेंटेंस चलेगा। और क्या करेंगे बेटा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर जी प्रेजेंट में तो 4 होता है, आप कौन से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो बेटा चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, 4 के चारों में चाहे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो, और ऐसे ही फ्यूचर में 4 के चारों में चाहे जिसमें होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। 2 बार बदलते बदलते लिख गया है, आप लोग समझ रहे हैं कि एक ही बार होना चाहिए। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। ये चीज़ आप एकदम से दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए और फिसलने मत देना, दिमाग से इसको फिसलने मत देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब चलते हैं अगले पर और यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतने का जो हम लोगों ने अभी तक नियम देखा है, इस नियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में है कि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। अब देखो कामा लगाया गया, इन्वर्टेड कामा लगाया गया, मधु इज ए गर्ल, मधु एक लड़की है। अब बेटा बात करें जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही लिखेंगे। देखो सेज टू है तो सेज टू को किस में बदला, टेल्स में बदल दिया। सेज टू को किस में बदला गया है, तो सेज टू को टेल्स में बदला गया है। उसके बाद में मी लिखा गया, यानी ही टेल्स मी। अब हमने क्या किया, हमने कहा है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाओ और दैट लगा दो। तो क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, यानी ही टेल्स मी दैट मधु इज ए गर्ल। अब देखो इधर टेंस नहीं बदला, टेंस इधर नहीं बदला, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रह गया, कोई भी टेंस नहीं बदला। अब ऐसे हम बात करेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल का, तो क्या है, सी इज सेइंग, वह कह रही। अब देखो इज सेइंग किस में है, अच्छा ये सेज टू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका है और ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो इज सेइंग आपका किस में है, तो ये बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस टेंस में है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सी इज़ कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। अब ये चाहे जिस टेंस में होता कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच को कोई दिक्कत ही नहीं कि किस टेंस में है। अभी हमें टेंस नहीं ध्यान देना रिपोर्टेड स्पीच का। तो बेटा जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी इज लिखें। अब देखो अगर सेइंग टू होता तो टेलिंग लिखते, केवल सेइंग है तो सेइंग ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी इज सेइंग, उसके बाद दैट लगाएंगे, सी इज सेइंग दैट। अब इधर हम टेंस नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज कुकिंग फूड। आशा है एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। अगला पेज क्या कह रहा है, डायरेक्ट में देखिए, ही विल से टू मी ही कैन डू इट। अब बेटा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो विल से टू मी, विल से टू है, विल या सेल के साथ में से आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही विल, देखिए यहाँ पर से नहीं होगा बेटा, यहाँ पर टेल मी हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर एरर हो गया मुझसे टाइपिंग में। तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट, अब लगेगा ही विल टेल मी दैट ही कैन डू इट। क्या हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट ही कैन डू इट, वह मुझसे कहेगा कि वह इसे कर सकता है, वह मुझसे बताएगा कि वह इसे कर सकता है। अब देखो डायरेक्ट में जैसे ये हमारा जब फ्यूचर इंडेफिनिट में था तो इधर कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। इधर कहा गया रमेश विल हैव सेड टू यू, रमेश तुमसे कहेगा। अब देखो सेड टू है ना, तो क्या कहेगा, सुधीर इज ए गुड बॉय, मतलब रमेश ने तुमसे कहा होगा कि सुधीर एक मतलब सुधीर एक अच्छा लड़का है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो राहुल, सॉरी यहाँ राहुल कैसे आ गया, यहाँ रमेश है बेटा, तो रमेश ही रखना। ये आपका, ये मुझसे मिसप्रिंट हो गया भाई, टाइपिंग में अभी एरर हो जाया करता है। प्रयास है कि धीमे धीमे टाइपिंग एरर समाप्त हो, अगर आप लोगों का साथ रहा तो समाप्त भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रमेश, अब देखो विल हैव और सेड था तो सेड टू है ना, तो सेड टू को क्या किए, टोल्ड कर दिए, रमेश विल हैव टोल्ड यू। दैट लगाए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके। और जब ये फ्यूचर परफेक्ट में है ना, ये वाला विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, तो फ्यूचर परफेक्ट है बेटा। तो क्या हो गया, विल हैव टोल्ड हो जाएगा यू दैट सुधीर इज ए गुड बॉय, मतलब रमेश ने तुमसे कहा होगा कि सुधीर एक अच्छा लड़का है। ये इनडायरेक्ट स्पीच बना। अब बेटा ये हम लोगों का मतलब इसमें रहा। आप लोग बताइए कि क्या आपको ये जो 2-3 नियम बताए गए ये समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको समझ में आया। और हाँ चलिए ठीक है, अगर बेटा अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिलती रहें। और कल हम लोग टेंस परिवर्तन के रूल को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप लोग इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।